नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि भारत और चीन से जुड़ी आ रही है, जिसमें भारत सरकार ने ले लिया है बेहद बड़ा फैसला और चीन की उड़ा दी है नींद। और इसी के साथ चीन का विरोध दरकिनार करते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया है युद्धपोत और जंगी जहाज। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय नौसेना ने यह बहादुरी का काम किया है, जिसके बाद बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है चीन। और यहाँ पर चीन की गीदड़ भभकियों का भी जबरदस्त जवाब देते नजर आ रही है मोदी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंद महासागर में चीन को मिलेगी चुनौती, ड्रैगन से लोहा लेने के लिए भारत बनवा रहा है जबरदस्त पनडुब्बियां। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का तैयार हो रहा है चिट्ठा, नकेल कसने की तैयारी में है मोदी सरकार, जिसके बाद भारत की जनता को भ्रष्टाचारियों से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकेगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन को जबरदस्त सबक सिखाया जाएगा, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मोदी राज में ही संभव है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन का विरोध दरकिनार, भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में जंगी जहाज तैनात किया है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपना एक फ्रंटलाइन वॉरशिप तैनात किया है। सरकार के सूत्रों ने आज तक इंडिया टुडे से कहा, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में जंगी जहाज तैनात किया गया है। यह वही क्षेत्र है जहां चीन भारत के जंगी जहाज का विरोध करता रहा है। वह समय समय पर इसके खिलाफ शिकायत भी करता रहा है। भारतीय नौसेना के इस जहाज की तैनाती से चीन में बेचैनी है। चीन ने भारत के सामने यह मुद्दा उठाया है और इस पर विरोध भी जताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक राजनयिक वार्ता में चीन ने भारत के सामने यह मुद्दा उठाया। चीन की सरकार के लिए दक्षिण चीन सागर काफी महत्व रखता है। चीन किसी दूसरे देश की यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं करता। चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के विरोध के बावजूद भारत के जंगी पोत ने अपने अमेरिकी समक्ष के लगातार संपर्क बनाया है। अमेरिकी पोत भी इस क्षेत्र में पहले से मौजूद है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को देखते हुए दक्षिण चीन सागर में जंगी पोत तैनात करने का फैसला हुआ। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने जंगी पोत तैनात किए हैं। खासकर मलाका स्ट्रेट्स में इसी क्षेत्र से चीनी पोत महासागर में घुसते हैं और दूसरे देश की यात्रा करते हैं। बता दें, गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना कई महीने से आमने सामने हैं। फिंगर इलाके को लेकर दोनों देशों में तनाव जारी है। भारत का कहना है कि इस इलाके में चीन की मौजूदगी अवैध है, जबकि चीन पीछे हटने को राजी नहीं है। पिछले कई महीनों में दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। चीनी सेना की मौजूदगी को देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना लगाई है। लद्दाख के पूरे सरहदी इलाके में भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का स्पष्ट कहना है कि भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने और उसे माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में चीन को मिलेगी चुनौती, ड्रैगन से लोहा लेने को भारत बनवा रहा पनडुब्बियां। जी हां दोस्तों, नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के वास्ते 55,000 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना की निविदा प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू होने वाली है। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। सरकारी सूत्रों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों को निर्माण होगा। इसके तहत घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। सूत्रों ने बताया कि परियोजना के संबंध में आरएफपी जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशिष्टता और अन्य जरूरी मानदंड को लेकर रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की अलग अलग टीमों द्वारा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर तक आरएफपी जारी होगा। रक्षा मंत्रालय परियोजना के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड और 5 विदेशी रक्षा कंपनियों के नामों की संक्षिप्त सूची बना चुका है। इसे मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ा उपक्रम बताया जा रहा है। अंतिम सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में एलएनडीटी ग्रुप और सरकारी मझगांव डाक लिमिटेड है, जबकि चुनिंदा विदेशी कंपनियों में थाइसिन ग्रुप, मरीन सिस्टम, नवांतिया और नेवल ग्रुप शामिल है। सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में रक्षा मंत्रालय एमडीएल और एलएनडीटी को आरएफपी जारी करेगा तथा दोनों कंपनियां दस्तावेज मिल जाने के बाद अपनी विस्तृत निविदा पेश करेंगी। इसके बाद एलएनडीटी और एमडीएल को 5 चुनिंदा कंपनियों में से एक विदेशी भागीदार का चयन करना होगा। पानी के भीतर अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने की क्षमता वाली 6 पनडुब्बी समेत 24 नई पनडुब्बी खरीदने की योजना है। नौसेना के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक पनडुब्बी
और 2 परमाणु संपन्न पनडुब्बी हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के मुताबिक चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं। अगले 8-10 साल में जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का तैयार हो रहा चिट्ठा, नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अब भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जाँच करने वाली है। इसके लिए सरकार दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके तहत अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं जो लोग भ्रष्ट अयोग्य पाए जाए हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा। इसको लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे आ चुके या 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जाँच करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के सरकारी कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो। केंद्र सरकार का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड जांच के बाद तय किया जाएगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या उन्हें लोकहित में समय से पहले रिटायर किया जाए। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने सभी सचिवों से कहा कि इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें यह सारी जानकारी दर्ज की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा सांसद ने सीएम गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक संकट हल होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर शब्दों के तीर चल ही रहे हैं। वहीं अब दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना काल में महामारी झेल रहा है, वहीं राज्य सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। सांसद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल करने की बात कही है। केंद्र द्वारा गरीबों को दिया गया पैसा उन तक पहुंचा ही नहीं। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि एक और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए और किसानों की मदद के लिए जो पैसा राज्य सरकार को दिया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो सच सामने आएगा और भ्रष्टाचार का खेल उजागर होगा। सांसद ने कहा कि मैंने भी दौसा जिले की 5 विधानसभाओं और जयपुर जिले की बस्सी व चाकसू और अलवर की थानागाजी के लिए प्रत्येक को 2-2 लाख के हिसाब से 16 लाख रुपए सांसद निधि कोष से जारी किए थे, जिनसे आमजन को सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाने थे। लेकिन जब मैं इलाके का दौरा किया तो कहीं पर भी सैनिटाइजर मास्क वितरण करने की बात सामने नहीं आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा प्रधानमंत्री सब देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री परियोजना पर करीबी नजर रख रहे हैं। गोयल ने 9 मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपए की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उठाई गई चिंताओं के बाद गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्रों में कहा कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बना हुआ है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव के अनुसार वर्तमान में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश से मुंबई तक और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है। और इन कॉरिडोर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसी तिथि को 6 महीने आगे यानी जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण काम में व्यवधान के कारण देरी हुई। मंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उनके राज्य में आ रही अड़चनों का समाधान करने का आग्रह किया है। उत्तर
प्रदेश में डीएफसी का दायरा 1000 किलोमीटर से अधिक है। गोयल ने अपने पत्र में कहा, प्रधानमंत्री ने परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी की है। डीएफसी 1000 किलोमीटर से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और आरओबी निर्माण से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी कायम हैं, जिन्हें तत्काल हल करने की आवश्यकता है ताकि लक्षित समय के भीतर परियोजना का काम पूरा हो सके। उन्होंने रेलवे के सामने आ रही कुछ समस्याओं के बारे में बताया, जिनमें पुलों पर लंबित सड़क आंदोलन के कारण मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में भूमि को कब्जे में लेने में बाधा, ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और नौकरियों की मांग, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा पट्टा किराए की अनुचित मांग और मिर्जापुर जिले में आरओबी के निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध आदि शामिल है। गोयल ने पत्रों में उन सभी मुद्दों को उठाया है जिनका राज्यों में विशिष्ट क्षेत्रों में रेलवे द्वारा सामना किया जा रहा है। गोयल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, हालांकि विभिन्न जिलों में लंबित मध्यस्थता और भूमि के कब्जे में बाधाएं आदि में देरी से परियोजना के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप इस बात को समझेंगी कि परियोजना के काम को शुरू करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलौना बाजार पर पीएम मोदी की नज़र, मन की बात में दिया साफ संकेत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 68वें संस्करण में स्वदेशी खिलौने और कंप्यूटर गेम बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में गेम्स हो, खिलौनों का सेक्टर हो, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 100 वर्ष पहले गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। पीएम ने कहा, ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत में उसका हिस्सा बहुत कम है। आप सोचिए, जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी ही कम होनी चाहिए? हमें अच्छा लगेगा क्या? टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर मेहनत करनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रही थी चीनी कंपनियां, ईडी ने सीज किए अकाउंट। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए HSBC बैंक के 4 खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 46.96 करोड़ रुपए जमा हैं। इन कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कार्रवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इन कंपनियों पर छापा मारा था। ये कंपनियां ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन चला रही थी। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 स्थानों पर छापा मारा था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिसों, डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तरों पर भी छापा मारा। जुए की इन एप्लीकेशंस को भारत से बाहर से होस्ट किया जाता था। 46.96 करोड़ रुपए जब्त। इस कार्रवाई में ईडी ने 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप, फोन, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे, जबकि 4 बैंक खातों में जमा 46.96 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। ईडी ने अब हैदराबाद पुलिस की शिकायत पर चीनी कंपनी डाकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिंक्यून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। पेटीएम पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल। ईडी ने डाकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक खातों के विश्लेषण से ये पाया कि पिछले साल इस खाते में 1268 करोड़ रुपए का संग्रह था, जिसमें से 300 करोड़ रुपए पेटीएम पेमेंट गेटवे के जरिए आया और 600 करोड़ रुपए पेटीएम गेटवे के माध्यम से बाहर गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इन खातों से 120 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया गया। ईडी ने कहा कि बड़े स्तर पर ऐसे वित्तीय लेन देन का पता चला है जिसका कोई आधार नहीं है। ये लेन देन वैसी भारतीय कंपनियों के साथ हुए हैं जो ऑनलाइन चाइनीज डेटिंग ऐप चलाती थीं। ईडी को शक है कि ये कंपनियां हवाला कारोबार में भी जुटी थीं। अब ईडी इस बारे में ऑनलाइन वैलेट कंपनियों और HSBC से जानकारी जुटा रही है। चीनियों ने फर्जी कंपनियां बनाई। जांच के दौरान पता चला कि कुछ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से चीनी नागरिकों ने कई भारतीय कंपनियां बना ली। इन कंपनियों में पहले डमी भारतीय डायरेक्टर तैनात किए और इन्हें पंजीकृत किया गया। कुछ दिनों बाद ये चीनी नागरिक भारत आए और इन कंपनियों की डायरेक्टरशिप अपने हाथों में ले ली। रुख करते हैं
हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को कश्मीर में लग सकता है झटका, गुलाम नबी आजाद की नाराजगी का लाभ उठाने की तैयारी में भाजपा। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों नेताओं की नाराजगी का सामना कर रही है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कि वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और संगठन चुनाव की मांग की थी। हाल में तो उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ तो पार्टी 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रह सकती है। बीजेपी गुलाम नबी आजाद की नाराजगी का फायदा कश्मीर में उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का अंदरूनी घटनाक्रम भी कश्मीर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। राज्य कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तीखे तेवर नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं। भाजपा इस मौके का लाभ उठा सकती है। हालांकि उसने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वह कांग्रेस के इन अंदरूनी मतभेदों को राज्य में अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। भाजपा की नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर है, जिन्हें वह अपने साथ लाकर राज्य में नई राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार जल्दी ही जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों और भविष्य की तैयारियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में भाजपा महासचिव राम माधव ने भी राज्य का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4, कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य, लेनी होगी केंद्र की इजाजत। जी हां दोस्तों, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से लागू होंगी और लॉकडाउन के अहम प्रावधान खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा और यहां सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। एक राज्य में कंटेनमेंट जोन कहां है, इसकी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देंगे। कंटेनमेंट जोन की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल सेवाएं भेजी जा सके और वहां की निगरानी की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केंद्र की अनुमति के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकते। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो रोक होगी और ना ही किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। यह इसीलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्यों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ पाबंदी लगाई हुई थी। शर्तों के साथ राजनीतिक रैलियों को इजाजत। केंद्र ने राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं के लिए 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इसका खासा महत्व है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान जरूरी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीएसएनएल एयर फाइबर सेवा शुरू की। जी हां दोस्तों, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च गति वाली वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा बीएसएनएल भारत एयर फाइबर की शुरुआत की। संचार मंत्रालय के एक बयान के अनुसार मंत्री ने न्यू बिहार विधानमंडल परिसर में अगली पीढ़ी के नेटवर्क वाले टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह सहित लोग मौजूद रहे। प्रसाद ने कहा कि इस कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में डिजिटल शिक्षा, डिजिटल कौशल और टेलीमेडिसिन आदि की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं इन संभावनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत एयर फाइबर हमें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा और 1000 दिनों में 6 लाख गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले 6 महीनों के भीतर बिहार में 50 और एयर फाइबर सेक्टर एंटीना लगाए जाएंगे। भारत एयर फाइबर बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जो लगाने में आसान और अधिक विश्वसनीय है। इसकी सदस्यता शुल्क 349 रुपये प्रति महीने से शुरू होगा। ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता इंटरनेट। भारत एयर फाइबर अपने शुल्क की शुरुआत 349 रुपये प्रति माह से करेगी। इससे गाँव और कठिन इलाकों में उपयोगकर्ताओं को सुलभ और सस्ता इंटरनेट मिल सकेगा। दूरसंचार मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत के लिए चुनौतियों को अवसर में बदलना है और इसी तरह मेरा मिशन भारत के ग्रामीण कोनों तक भी अवसरों को ले जाना है। खासकर कोविड-19 महामारी के समय में डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्किलिंग और टेलीमेडिसिन आदि के लिए अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अहम भूमिका निभाएगी। भारत एयर फाइबर हमें तेजी से आगे बढ़ने और 1000 दिनों में 6 लाख गांवों को शामिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समारोह में 100 लोगों की इजाजत, जाने पूरा ब्यौरा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। कोविड-19 कोरोना वायरस के मद्देनजर ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।